वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज इस वीडियो में हम लैपटॉप सीरीज़ की जो फोर्थ वीडियो है, इसमें जो क्लासेस में होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज लैपटॉप का मोबाइल उठा लो, उन्हें चेक करने का तरीका क्या होता है वो क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो जो आपका डेस्कटॉप है और जो लैपटॉप, दोनों को हम क्या करेंगे, चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि कितने ब्रिजों के मदरबोर्ड आते हैं, नॉर्थ ब्रिज क्या है, साउथ ब्रिज क्या है और किसके क्या नाम होते हैं, वो सारी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो मदरबोर्ड है या लैपटॉप है, उसमें जो चिपसेट होती है वो किस किस तरह की आती है। एक तो इंटेल की आएगी, इंटेल चिपसेट, ये आपकी नॉर्थ ब्रिज है और ये आपका साउथ ब्रिज है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक रैम होगा, वीटीटी होगा और ग्राफिक्स होगा। ठीक है, इस तरह से 3 सेक्शन में अलग अलग बटी होती है। अभी ये तीनों के बारे में बताता हूँ। ये आपका साउथ ब्रिज होती है, इसका क्या काम होता है वो क्लियर करेंगे। एक और मदरबोर्ड है जिसमें ये आपका ये आपका नॉर्थ ब्रिज ये है और साउथ ब्रिज ये है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, दोनों पे हीट सिंक लगी होगी या फिर दोनों पे नहीं लगी होगी, या कम से कम एटलीस्ट नॉर्थ ब्रिज में तो ये लगा ही लगा होगा। और मदरबोर्ड उठा के, अब देखिए ये एक और चिपसेट, ये आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड, ये वाया की साउथ ब्रिज ये वाया है और ये नॉर्थ ब्रिज लगी, इसमें हीट सिंक लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप, ये इंटेल की लगी हुई है साउथ ब्रिज और ये आपका नॉर्थ ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, ये भी इंटेल का ही है। तो ऐसे आपको इनको पहचानना आना चाहिए। आजकल मदरबोर्डों में नॉर्थ और साउथ की जगह सिंगल चिप का भी आ रहा है, जिसको हम पीसीएच कहते हैं। कहाँ गया मदरबोर्ड, पीसीएच वाला बताना। इमरान पीसीएच मदरबोर्ड कहाँ रख दी? तो पीसीएच मदरबोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें नॉर्थ और साउथ एक साथ होगी। ये हो जाएगा आपका पीसीएच, इसको भी अभी हम चेक करना सीखेंगे। और इसके अलावा आती है एसओसी, सिस्टम ऑन चिप, जिसमें सीपीयू आएगा, नॉर्थ ब्रिज आएगी, साउथ ब्रिज आएगा, सारा कुछ क्या आ जाएगा इसमें एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं नॉर्थ और साउथ ब्रिज क्या होती है। तो नॉर्थ ब्रिज का क्या काम है और साउथ ब्रिज का क्या काम है। तो ये देखिए आप, सबसे पहले ये आपकी नॉर्थ ब्रिज है, ये इंटेल की हो सकती है, यहाँ इंटेल लिखा होगा, या इस पे लिखा नहीं होता, लेकिन साउथ ब्रिज में तो इंटेल क्या होगा, या वाया ज़रूर लिखा होगा। ठीक है, वाया की होगी, सिस की होगी, अली की होगी, कई प्रकार की कंपनीज क्या होती है पहले आया करती थी। यहाँ पर रेक्स नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जो इंटेल चिपसेट है, जो नॉर्थ ब्रिज है, इसको हम नॉर्थ ब्रिज भी कहते हैं, या इसका नाम होता है मेमोरी कंट्रोलर हब, ये इसका दूसरा नाम होता है। और जो आपका साउथ ब्रिज होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको कहते हैं आईओ कंट्रोलर हब, आईओ कंट्रोलर हब। तो इस तरह से ये 2 चिपें मेनली होंगी। इसके बाद नॉर्थ प्लस साउथ मिलके क्या बनती हूँ, मैं इसी वीडियो में आगे आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज बेसिकली जितनी भी हाई स्पीड होते हैं, हाई स्पीड जितनी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड डील करती है। ये आपका सीपीयू से कनेक्टेड होगी एफएसबी के थ्रू, फ्रंट साइड बस। इसके अलावा ये मेमोरी बसेस से कंट्रोल होगी, मेमोरी बसेस से कनेक्टेड होगी। तो ये इस तरह से इसमें मेमोरी बसेस होंगी। ठीक है, इसके ये इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ब्रिज। जब तक इसको सिस्टम चला के 2-4 चीज़ें बता जाओ तो ये करता रहेगा। इसके अलावा ये होती है आपकी ग्राफिक कार्ड को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर होगा ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट, दिख रहा है? और जूम कर लो, नीचे ले लो और दिखना चाहिए क्लियर, यही लो ना जहाँ मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ उतना करो। तो ये क्या होगी, हाई स्पीड ग्राफिक्स बस होगी। ठीक है, इसे एजीपी और पीसीआई एक्सप्रेस जितने भी स्लॉट होंगे उन पे जो कार्ड लगे होंगे उनको ये नियंत्रित करेगी। फिर ये इंटरनल बस से कहाँ से जुड़ी होगी, साउथ ब्रिज से। इंटरनल बस से ये साउथ ब्रिज से जुड़ी होती है। ठीक है, अब साउथ ब्रिज क्या होती है, पीसीआई बस जितनी होती है उससे डील करेगी। ठीक है, मतलब पीसीआई स्लॉट्स में आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, आजकल इनका कुछ ब्लैक कलर के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीसीआई स्लॉट हो गया। एजीपी स्लॉट दिखाना,
ये आपका AGP स्लॉट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, PCI बस जो आपका PCI एक्सप्रेस हो गया वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये और ये PCI स्लॉट, तो ये ग्राफिक्स है और ये PCI स्लॉट। इस पर साउंड कार्ड, लैन कार्ड, मॉडेम कार्ड, अलग अलग टीवी ट्यूनर वगैरह आप इस पर लगा सकते हैं इंटरनली अगर आप लगाना चाहें। इस पर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई कार्ड, गेम वगैरह खेलना तो उसके लिए, तो उससे नॉर्थ ब्रिज जो होगी वो डील करेगी और साउथ ब्रिज इससे डील करेगी। अब साउथ ब्रिज और किन किन चीज़ों से करती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद इनकी टेस्टिंग भी बताता हूँ। तो साउथ ब्रिज PCI स्लॉट से, इसके अलावा केबल्स एंड पोर्ट्स। अब देखिए ध्यान से, ये इस तरह से सीधा जाती है, IO से कनेक्टेड होती है सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर से। जब IO की बेसिक रिक्वायरमेंट और वो सब बताऊंगा तो वो समझाऊंगा कि IO कैसे ऑन होती है, हॉल स्विच क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच से कैसे कनेक्ट होती है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, PCH से कैसे कनेक्ट होगी। अभी तो 2 ब्रिजेस हैं तो ये साउथ ब्रिज से कनेक्ट होती है, जब दोनों एक हो जाएगी तो PCH के साथ कैसे क्या काम करेगी वो समझाऊंगा। तो अभी इसके साथ कैसे करती है वो देखिए, यहाँ पर होंगे केबल्स एंड पोर्ट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये इस तरह से सुपर IO से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पर जाएगी IDE, SATA, USB, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क। अब तो यूज़ नहीं होती, पहले यूज़ होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ भी मैं पहले लिख दूँ, CMOS बैटरी, ऑडियो कोडेक, साउंड, इथरनेट, ये हो जाएगा आपका सीरियल पोर्ट, ये हो जाएगा आपका पैरेलल पोर्ट। तो इस तरह से ये साउथ ब्रिज IO के साथ ऐसे कनेक्ट होती है और सारे इनेबल डिसेबल सारा मेंटेन करना IO का काम होता है, ठीक। तो इस तरह से, इसके अलावा ये किससे कनेक्टेड होगी, यहीं से ये कहाँ जाएगी, फ्लैश रोम मतलब बायोस से, बायोस रोम IC, ठीक है। तो ये नॉर्थ ब्रिज है और ये साउथ ब्रिज, 2 ब्रिज है इस तरह से। तो जितने भी फास्ट मूविंग डिवाइसेस हैं उससे ट्रीट करेगी नॉर्थ ब्रिज और जितने भी नॉर्मल डिवाइसेस हैं उनसे ट्रीट करेगी साउथ ब्रिज। और IO सबके लिए इनेबल और साउथ ब्रिज के साथ कम्युनिकेशन करेगी। तो इस तरह से पूरा नॉर्थ और साउथ ब्रिजों का काम होता है। अब अगर इन ब्रिजों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर इन वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या आ सकती है, डेड हो सकता है सिस्टम, डिस्प्ले की दिक्कत आ सकती है, शटडाउन प्रॉब्लम आ सकती है, हैंग होने की प्रॉब्लम आ सकती है, रीसेट होने की प्रॉब्लम आ सकती है, ऑटो ऑन मतलब अपने आप ऑन होने लगेगा पर डिस्प्ले नहीं आएगा। ये चीज़ आपको मैं अभी आगे और समझाऊंगा कि जैसे अभी SOC पर जब हम पढ़ेंगे तो SOC सिस्टम ऑन चिप होती है, ठीक है। इस पर आपका नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, सारी चीज़ें इसी पर होती है, CPU भी इसी पे होता है। अब अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसको कैसे टेस्ट करना वो बताऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले नॉर्थ ब्रिज को समझ लें, साउथ ब्रिज को समझ लें। उठाओ नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। तो ये आपकी नॉर्थ और साउथ ब्रिज IC है। अब इसको जैसे अगर साउथ ब्रिज ख़राब है, हाँ मेरा क्या नाम आपका, अमित, बताइए साउथ ब्रिज टेस्टिंग में क्या क्या बताया था मैंने। सर आपने एक तो साउथ ब्रिज टेस्टिंग, ये इसके आसपास के जो कंडेंसर है दोनों तरफ से बीप नहीं करना चाहिए, बीप कर गए तो मतलब क्या है, शॉर्टिंग की संभावना इस IC की बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रही तो हम इसको क्या मानते हैं, ख़राब लेके चलते हैं, ठीक है। और बताओ CMOS जंपर से अगर हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, कितने ओम्स आना चाहिए, 50 ओम से ऊपर वैल्यू। चलिए चेक करके बता दीजिए। जैसे ये CMOS जंपर है, अपन ने यहाँ पे इसको ग्राउंड ले लिया है और अपन CMOS जंपर की पिन नंबर 2 पे अगर अपन चेक करते हैं, ये देखिए 11 ओम से वैल्यू आ रही है। यस सर। तो मतलब ये ठीक है, अगर ये नहीं आएगी तो मतलब क्या है, गड़बड़ है। अगला कंडेंसर भी चेक करा दीजिए। उसको यहाँ रखो ना, बाहर क्यों रख रहे हो। इसी 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, इन पे एक साइड से तो बीप आना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है ग्राउंड से, बट एक साइड से बीप नहीं आना चाहिए। ये देखिए आ रही वैल्यू, तो मतलब इसको हम सही मानते हैं। ये एक कंडेंसर लगा है, एक दूसरे साइड से बीप नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आप जाएंगे तो इसके बगल में क्रिस्टल भी लगा होता है, अगर ये दोनों तरफ से बीप दे रहा है तो भी क्या हो सकती है, सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको जब आप बंद कंडीशन में लगे लगे में चेक करेंगे तो देखिए दोनों तरफ से अलग अलग क्या दिखाएगा, लगाओ
वैल्यू पलटो, अलग अलग वैल्यू आना चाहिए, ज़्यादा नहीं ना वैल्यू। इसके अलावा जब आप इसको चालू कर लेंगे तो अलग अलग इस पर वोल्टेज दिखाना चालू कर देगा, ठीक। इसके अलावा A14 A15 पर भी क्या होता है आपका ओम वैल्यू दिखानी चाहिए, दिखाइए। जैसे कि ये A14 है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 दोनों पे करा दो। 14 ये देखो 136 15 पे दिखाओ, 300 के आसपास। 15 पे 300 के आसपास वैल्यू होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिखाएगा तो भी ये आईसी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसकी कितनी कंडीशन हो गई ख़राब होने की? 4 नॉर्थ ब्रिज की अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है तो रीसेट हैंग शट डाउन करेगा। दूसरा, उसके आसपास के कंडेंसर्स क्या कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ से बीप कर रहे हैं तो ख़राब है। तीसरा, क्रिस्टल को चेक कर लें, उस सेक्शन में दिक्कत हो सकती है। चौथा, आप सीमॉस जंपर पे चेक कर लें। पांचवा, आप पीसीआई स्लॉट पर A14 A15 पिन पर चेक करें कि क्या पर वहाँ पर कितनी ओम वैल्यू दिखा रहा है। अगर ये चीज़ें गड़बड़ हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत भी इस आईसी में हो सकती है। अब जो आपकी नॉर्थ ब्रिज होती है, नॉर्थ ब्रिज में आपका 1 2 3 एक तो हो जाएगा रैम, एक हो जाएंगे आपके फिल्टर्स किसके लिए, VTT के लिए, और एक हो जाएंगे ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। अगर ये फिल्टर भी दोनों तरफ से ग्राउंड करने लगे तो मतलब क्या है, रैम सेक्शन में दिक्कत हो सकती है इस आईसी में। अगर ये दोनों तरफ से बीप कर रहा है तो VTT में, सॉरी ग्राफिक्स में, और ये कर रहा है दोनों तरफ से तो VTT सप्लाई के लिए जो कंडेंसर मॉसफेट लगे हुए उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर ये आईसी ख़राब दिखा रही है, अगर ये आईसी भी अगर गर्म हो रही है तो कंप्यूटर को रीसेट शट डाउन हैंग कर सकती है। तो इनमें हमें तीन इसमें अलग अलग, जैसे रैम अगर DDR1 लगी है तो 1 पॉइंट कितना वोल्ट आना चाहिए, 2.5। DDR2 लगी है तो 1.8, DDR3 लगी है तो 1.5, और अगर वहाँ पर दूसरी उसमें L लगी है तो 1.35, DDR4 लगी है तो 1.2, DDR5 लगी है तो 1.1 के आसपास वोल्टेज, या जो भी अभी चीज़ें वो लगातार वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। तो अब इस यहाँ पर जो भी रैम लगी उसके हिसाब से यहाँ पर इधर इस साइड क्या करेगा, रैम का वोल्टेज दिखाएगा, इधर ग्राफिक्स और VTT के अलग अलग वोल्टेज आएंगे। अगर ये तीनों वोल्टेज आ रहे हैं ऑन कंडीशन में तो ये आईसी ठीक है। अदरवाइज अगर ये पूरे ग्राउंड कर रहे हैं तो ये आईसी ख़राब हो सकती है। अगर रैम सेक्शन में शॉर्टिंग है तो भी इसमें शॉर्टिंग आ सकती है, ग्राफिक्स में शॉर्टिंग है तो इसमें आ सकती है, VTT में शॉर्टिंग है तो इसमें शॉर्टिंग आ सकती है। तो कभी भी इस आईसी को डिक्लेयर करने से पहले रैम सेक्शन और इससे कनेक्टेड जितने सेक्शन हैं उनको चेक कर लेना चाहिए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, आप देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पर हम इसको चेक करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अगर ये लगाया हमने, ये दोनों तरफ से अगर ग्राउंड करता है, एक तरफ से करेगा एक तरफ से नहीं करना चाहिए, ठीक। अब ये देखिए, अगर ग्राफिक्स भी दोनों तरफ से कर रहा है तो फिर चक्कर वाला मामला, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अब इसको देखिए, यहाँ पर VTT को देख लेते हैं, ये दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये मॉसफेट हटा के भी देख लिया तो भी इसमें शॉर्टिंग नहीं गई, मतलब ये आईसी क्या है, ख़राब है। अभी हम इसको चालू में भी चेक करेंगे तो तीनों तरफ से अलग अलग वोल्टेज आते हुए दिखेंगे। तो अब देखिए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ग्राउंड के साथ दोनों तरफ से क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। देखिए ये कर रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये भी क्या कर रहा है, तो मतलब ये सेक्शन इसका प्रॉब्लम है। हटाने के बाद भी इसकी शॉर्टिंग नहीं गई तो मतलब क्या है, इस आईसी को निकाल के एक बार रिवॉल्व करके फिर से लगा के देखेंगे, चला गया तो ठीक, नहीं तो ये आईसी बदल के देखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ ब्रिज और ये हो गई साउथ ब्रिज। तो इस वजह से मदरबोर्ड क्या ऐसे ख़राब पड़ा, समझिए इमरान जी। तो ऐसे एक मदरबोर्ड, जितने अपने पास 50-100 मदरबोर्ड है उसमें से कम 70-80 मदरबोर्ड चालू होंगे और 20 ही मदरबोर्ड क्या होंगे ऐसे। अब ये रिपेयर करने के बाद दूसरी गलती क्या करते हैं, इस पर कागज़ नहीं लगाते तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। कस्टमरों के तो अपन दे देते हैं, लेकिन जो अपने पास रेगुलर आता है बनने, या अपन ने किसी से खरीदे होते हैं मरी की कंडीशन में, उनको बनाने के बाद ये बच्चों द्वारा ही क्या हो जाता, ख़राब कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये इस तरह से इस मदरबोर्ड में भी क्या है आपका, ये इसमें नॉर्थ ब्रिज लगी हुई है, इंटेल का ओरिजिनल मदरबोर्ड है, हैवी हीट सिंक इसमें लगा हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, तीन तरफ से इसमें भी क्या होगी, सप्लाई आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपका
नॉर्थ ब्रिज का फंडा, ये आपका साउथ ब्रिज का फंडा। अभी इस मदरबोर्ड को पूरा हम चेक करेंगे आगे। अब हम देखते हैं सिंगल चिप वाला कौन सा, PCH। PCH को देखिए किस तरह से होता है। PCH यानी, हाँ, अब इनके प्रॉब्लम क्या क्या बताए मैंने आपको, हैंग होना, शटडाउन होना, रिस्टार्ट होना, डिस्प्ले नहीं आना। अगर ये बुरी तरह से शॉर्ट होती है तो कई बार ऑन होते ही पूरा क्या होने लगता है, कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन हो जाएगा पर डिस्प्ले नहीं देगा, मतलब बिना ऑन ये भी क्या हो सकते हैं, ऑन हो सकते हैं। इस तरह की इसमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा क्या होगा, जब आप लैपटॉप में लगाएंगे, SOC में मैं भी आगे बताऊंगा कि क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं PCH। तो इन आइसों के ख़राब होने पर अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब उंगली को जला दे रही है, तो मतलब समझ लीजिए दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है। तो इनको बदलना ही पड़ता है, या इनको रिवॉल्व मतलब VGA मशीन से अपनी जो अपन इसको निकाल के देखते हैं। अब आता है PCH यानी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। PCH का क्या काम होता है, PCH क्या होती है, बिना PCH मतलब अब इसकी प्रॉब्लम क्या क्या होती है, ओवर हीट होती है, ये भी हीट अब ज़्यादा होती है। बिना पावर बटन दबाए अगर PCH हीट हो रही है, आपने पावर दबाई नहीं और PCH हीट हो रही है, ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होता है, अगर लैपटॉप में है तो जो सस्पेंस वोल्टेज है उसके वो क्या होते हैं, डायरेक्ट बनने लगते हैं, तो उस कारण भी क्या होती है, कई बार ये गड़बड़ हो सकती है, या कुछ 3 वोल्ट 5 वोल्ट में कोई दिक्कत है तो भी ये दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो PCH क्या करती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। PCH को प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब कहते हैं, और इस IC को पहचानना, उठाना मतलब उठाना, ये लगी हुई है और देखिए ये इस तरह से PCH होती है। इस पर ये छोटे छोटे 2-3 क्या होते हैं, ये फिल्टर्स लगे होते हैं, कंडेंसर चिप टाइप, ठीक है। अब इनमें क्या है, अगर ये दोनों तरफ से बीप करने लगते हैं ज़्यादातर, तो हम इसको क्या मानते हैं, ख़राब मान के चलते हैं। किसी में 1 लगा होगा, किसी में 2 लगा होगा, तो इसको देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और बीप के साथ आप ये देखिए कि इसमें वैल्यू कितना जा रहा है, तो ये हम देखने जा रहे हैं 16-17, 18। इसको आप ग्राउंड के साथ भी करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं इमरान जी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ही 0 पे चलेंगी तो 100% क्या हम खराब मान ही लेते हैं, फिर भी ये दोनों तरफ से बीप कर रही है तो मतलब दिक्कत इसमें होती है, ये आप मान के चलिए। अब PCH क्या होता है, PCH मतलब नॉर्थ और साउथ ब्रिज को मिलके बनी होती है। PCH के ऊपर के कंडेंसर अगर दोनों तरफ से ग्राउंड के साथ बीप कर रहे हैं तो मतलब PCH को हम खराब मानते हैं। वाईफाई अगर लैपटॉप में लगी है तो वाईफाई की पिन नंबर 22 पर PLT रीसेट अगर मिल रहा है, वाईफाई के पिन नंबर 22 पर अगर PLT रीसेट मिल रहा है तो मतलब PCH क्या है, ठीक है, ठीक है, पिन नंबर 22 वाईफाई का लैपटॉप पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर PCH कंडेंसर इज शोइंग मोर रेजिस्टेंस इन वन साइड, जैसे एक तरफ 300 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, ओके मानते हैं। बहुत कम रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, खराब मानते हैं, ठीक है। अब हाँ ये ध्यान रखिए कि अगर अब मैं PCH पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती है बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस पर आता है आपका कोर बोल्ट, मतलब 1.05, इसको वीरेज बोल्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बोल्ट चाहिए। इसके बाद आपको इस पर जो क्रिस्टल 25 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है उससे क्लॉक पल्सेस, ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर से आपका SIO मतलब सुपर इनपुट आउटपुट से क्या होना चाहिए, इसको सिग्नल मिलने चाहिए, तो ये यहाँ पर ये तीसरा नंबर हो गया। तो 1 2 3 जब इसको मिलता है तो PCH क्या करता है, स्क्रीन कनेक्टर को 4 तरह के वोल्टेज क्या करता है, देता है, स्क्रीन कनेक्टर को 4 तरह के वोल्ट दे देता है। इसके बाद CPU को PLT रीसेट और DRAM पावर ग्राउंड 1.5 वोल्ट क्या हो जाता है, पावर गुड ग्राउंड बोल रहा हूँ, ये वोल्टेज किसको मिल जाते हैं, CPU को, तब क्या होता है, डिस्प्ले आना स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया। तो PCH में, अब PCH के बारे में और डिटेल जब मैं IO कराऊंगा तो IO क्या क्या सिग्नल भेजती है, ठीक है, RSM रीसेट, स्लिप 3 स्लिप 4 रिसीव करना, सेंड करना, वो सारी कंसेप्ट में SIO में समझाऊंगा। अभी टॉपिक PCH है इसलिए PCH पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। तो 1 2 3 ये चीज़ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतना होने के बाद फिर क्या होगा आपका,
ये PCH क्या करेगी, डी रैम पावर गुड, डी रैम और पावर गुड 1.5 वोल्ट किसको देगी, CPU को, ठीक है। और PLT रीसेट ये किसको देगी, 3.3 वोल्ट किसको देगी, CPU को। तो ये 2 वोल्ट इसको मिलेंगे। तो फिर ये PCH स्क्रीन कंट्रोलर को 4 तरह के क्या देगी, वोल्ट और सिग्नल देगी। क्या क्या देगी, सबसे पहले इसको देगी LVDS सप्लाई, LVDS सेक्शन समझाऊंगा जो पैनल पे लगा होता है। इसके अलावा LVDS LCD को देगी 3.3 वोल्ट, फिर क्लॉक देगी, ठीक है, 1.2 वोल्ट, और फिर देगी VL ऑन वोल्टेज, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पर जाएगी, स्क्रीन कनेक्टर में। तो इतना काम है PCH का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, PCH अगर ओवर हीट हो रही है, लगाते ही क्या हो रही है, बिना ऑन के ही ओवर हीट हो रही है, तो भी दिक्कत है। ऑन करने के बाद अगर ये आसपास के कंपोनेंट्स को गर्म करके पिघला दे रही है, तो भी क्या है, दिक्कत है। इसके अलावा इसके ऊपर के जो कंडेंसर्स लगे हैं, अगर ये बिल्कुल 0 पे चले जा रहे हैं, है ना, बहुत ही कम वैल्यू के साथ बीप कर रहे हैं, तो मतलब कहानी इसकी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई। तो ये PCH मतलब सारी चीज़ों को मिलाकर क्या कर दिया गया, PCH बना दिया गया, नॉर्थ और साउथ ब्रिज, ठीक। इसके बाद PCH बनाने वाली कंपनी PCH, देखो PCH में क्या क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो, उधर दिखाओ, PCH दिखाओ, ध्यान जूम करके दिखाओ, PCH दिखा भाई, दिख गई, ये PCH ही है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अब PCH में क्या क्या होता है देखो। हाँ, मैंने आपको ब्रिजेस स्टार्ट कराई थी, सबसे पहले नॉर्थ ब्रिज कराई, साउथ ब्रिज कराई, दोनों चीज़ें क्लियर है, फॉल्ट क्लियर है। इसके बाद जो अगली ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज पर क्या होगा, नॉर्थ ब्रिज पर आपका रैम, नॉर्थ ब्रिज पर आपका PCI एक्सप्रेस बस, नॉर्थ ब्रिज पर आपको मतलब जितने भी फास्ट मूविंग डिवाइस हैं वो इससे डील करते हैं। साउथ ब्रिज का क्या काम है, साउथ ब्रिज पे PCI स्लॉट, SATA पोर्ट, ID पोर्ट, जितने भी और USB जो स्लो मूविंग है वो इन पे जोड़े जाते हैं। अब डुअल कोर P4 कोर टू डुअल, इस पे ज़्यादातर क्या होता था, ज़्यादातर आपका नॉर्थ ब्रिज प्लस साउथ ब्रिज क्या रहती थी, अलग अलग रहती थी, ठीक है। अब नॉर्थ ब्रिज प्लस साउथ ब्रिज प्लस क्लॉक IC भी क्या कर दी गई, एक साथ डाल दी गई, तो उसको क्या बोल दिया हमने, PCH, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये इसके पास 2 क्रिस्टल होते हैं, RTC एक होगा 32.768 और एक होगा 25 मेगाहर्ट्ज का। इसमें ग्राफिक्स CPU में दिया गया है, मतलब इसमें ग्राफिक्स अगर CPU में दिया गया है तो एक अलग चीज़ होगी, और अलग से दिया गया तो अलग, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें ग्राफिक्स CPU में दे दिया गया, जो PCH है तो इसमें CPU में ही क्या दे दिया गया, ग्राफिक्स को इनबिल्ट कर दिया गया। अब अगर मैं बात करूं कि जो PCH है, तो PCH में PCH नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और आपका i3, i5, i7 के जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये क्या होती है, मेनली PCH से डील करती है। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ में भी और काफ़ी जनरेशनों में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम बात करें कि नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, क्लॉक IC, CPU प्लस ग्राफिक्स, अब अगली आ गई SOC। क्या आ गई, इसमें क्या क्या है, नॉर्थ ब्रिज प्लस साउथ ब्रिज प्लस CPU प्लस क्लॉक प्लस ग्राफिक्स, ठीक है। इतनी चीज़ें एक ही में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया। तो इसको क्या बोला है, SOC, सिस्टम ऑन चिप। ये आजकल के जितने लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं सब में क्या चल रहा है, SOC चल रहा है। और SOC क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ इसलिए मानी जाती है कि ख़राब होने पर थोड़ा सा बोर्ड या SOC बदलते समय खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब SOC में क्या है, इस तरह से SOC होगी।
अब एसओसी का फंडा मैं आपको बता दूं, उसमें अपन ने पीसीएच में क्या क्या आउट करा था, आरटीसी 1.05 आउट बता दिया था ना मैंने सारा, आउट क्या क्या करती है, और भी वोल्टेजेस आउट करती है, वो स्कीमेटिक देख के और अपन जब स्कीमेटिक पे बैठेंगे तो और कराऊंगा। अब एसओसी का फंडा देखिए, लैपटॉप में लगी है, आपने उसको डीसी पावर सप्लाई में लगाया, लगाते ही वोल्टेज बढ़ा, एम्पियर बढ़ा और एम्पियर गिरा, एम्पियर बढ़ा एम्पियर गिरा, एम्पियर बढ़ा गिरा, ठीक है। एम्पियर बढ़ के गिर जा रहा है, शॉर्टिंग नहीं है, एम्पियर बढ़ा गिरा, एम्पियर बढ़ा गिरा। ऐसी भी दिक्कत किसके कारण आ सकती है, एसओसी के कारण आ सकती है। मतलब बिना ऑन किए ही लैपटॉप अगर क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, एम्पियर बढ़ा दे रहा है और गिर जा रहा है, तो ये एसओसी के कारण हो सकता है। एसओसी का एक और आपको पहचान बताता हूँ कि जो रोम होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 और ये 8। अगर 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट आता है तो पता ही आपको, अगर ये शॉर्ट कर रही है, क्या कर रही है, अगर ये ग्राउंड कर जाए रोम की 8 नंबर की पिन, तो जान लेना कि क्या है 100% एसओसी, 95% एसओसी क्या है, खराब हो सकती है। ये एसओसी का कंसेप्ट है, आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। नॉर्थ ब्रिज को चेक करने का तरीका बताया मैंने, तीनों कंडेंसर ग्राउंड के साथ 0 0 पे जा रहे हैं, कहानी खत्म। साउथ ब्रिज के मैंने कंडेंसर बता दिए, A14 A15 बता दिया, सीमॉस जंपर बता दिया, पीसीएच में मैंने क्या बता दिया आपको, उसके ऊपर के कंडेंसर ग्राउंड से बीप नहीं जाने चाहिए कम वैल्यू के साथ। इसके अलावा एसओसी में जो पहली पकड़ है वो है रोम की 8 नंबर की पिन, 8 नंबर की पिन ग्राउंड, मतलब 3 वोल्ट में कुछ लफड़ा है, 3 वोल्ट में अगर चक्कर है, ध्यान से सुनिए। अब एसओसी का क्या कंसेप्ट है, एसओसी को वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर सीपीयू है, रैम है, क्लॉक है, सब है, 60 वोल्ट सस्पेंस के लिए भी क्या कर देते हैं, इसी में दे देते हैं। तो इसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एलडीओ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है ही सीपीयू को गर्म करने के लिए, सीपीयू को ऑपरेट करने के लिए, कोर वोल्टेज ग्राफिक्स सारा। अब यहाँ पर जो आपकी 3 और 5 वोल्ट आईसी है, 3 और 5 आईसी बताई थी, क्या तमाशा यार, नहीं। अब इस पे एलडीओ बनता है, इधर क्या बनाएगी 3 और इधर क्या बनाएगी 5, ये सब बता चुका हूँ एक बार। 4 कंडेंसर, 2 मॉसफेट, 2 कंडेंसर कॉइल, अब ये 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ठीक है। अब एसओसी ये 8 नंबर की पिन क्या कर रही है, ग्राउंड मार रही है, तो सबसे पहले 3 5 आईसी को क्या करो, नींद आ रही तो बंद करें, 3 और 5 आईसी को चेक, 3 और 5 आईसी के कंडेंस जो आसपास सर्किट है, मॉसफेट है, सारी चीज़ें अगर ये ठीक है तो एलडीओ, मतलब कहीं ना कहीं आईसी क्या कर रही होगी गड़बड़, इस आईसी को चेक कर लिया, मॉसफेटों को चेक कर लिया, सर्किट चेक कर लिया, ये हमें खराब नहीं मिल रहा। हटाने के बाद मतलब हमने जैसी सारी चीज़ें बाहर निकाली तो भी कोई चीज़ शॉर्ट नहीं दिखा रही, लेकिन लगाते ही शॉर्ट हो जा रही है, तो मतलब क्या है, एसओसी चिप क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ गई पहली कंडीशन एसओसी की। अब एसओसी शॉर्ट हो तो एसओसी रिवॉल्व करें या बोर्ड चेंज करें, 2 ही कंडीशन होती है, या तो इसको निकाल के रिवॉल्व करो, नया एसओसी लगाओ। अब मान लो कि अगर आपका एसओसी का मदरबोर्ड आपको 7,500 8,000 9,000 में मिल रहा है, ठीक है, और एसओसी जो आईसी है वही आपको 5-6 हज़ार की पड़ रही, तो क्या अच्छा होगा, बोर्ड चेंज करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है और एसओसी की चिप है तो अपन उसको वीजीए मशीन से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, और 100% वो चलते ही चलता है, ठीक। पिन देखो, रोम की पिन नंबर 8 शॉर्ट है, 3 वोल्ट शॉर्ट है, बायोस की 8 नंबर पिन शॉर्ट है, तो कंफर्म एसओसी क्या हो सकती है, दिक्कत। एसओसी में कौन सा सेक्शन, पीसीएच, ठीक है, ये सेक्शन दिक्कत कर सकता है। 3-5 रेगुलेटर के मॉसफेट को हटाकर देख लें, शॉर्ट रिंग अभी भी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पीसीएच शॉर्ट है। पीसीएच के बैक साइड में कैपेसिटर्स भी शॉर्ट होने लगे तो 100% शॉर्ट है। जैसे आप इसको पलटोगे, इसके पीछे अगर लगे कैपेसिटर्स लैपटॉप में या जहाँ भी, और अगर वो शॉर्ट मार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पीछे साइड होंगे और 2 0 0 पे जा रहे हैं तो पीसीएच शॉर्ट है।
लैपटॉप पावर लगाते ही ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब एसओसी पीसीएच सेक्शन खराब है या सीपीयू शॉर्ट होने पर भी कोर सप्लाई बनते ही सीपीयू ओवरहीट होने लगता है और बंद हो जाता है। मतलब अपने आप ऑन किया और अपने आप क्या हुआ, ऊपर गया एम्पियर नीचे आया, ऊपर नीचे। एक बोर्ड अपन चेक कर रहे थे तो उसमें ये एसओसी क्या हो सकती है, खराब। मतलब उसमें क्या हो रहा था, एकदम बन रहा था, एम्पियर बन रहा था, गिर जा रहा था, एम्पियर बन जा रहा था, मतलब एम्पियर स्टार्ट रिस्टार्ट, तो वो एसओसी के कारण हो सकता है। 3 वोल्ट की लाइन अक्सर क्या मिलती है इसमें, खराब मिलती है। ठीक है, बिना पावर बटन प्रेस किए 0.14 मिली एम्पियर तक बन रहा है, मतलब 145 मिली एम्पियर, 150, वो देखा था ना उसमें इतना ही जा रहा था। तो एसओसी चिप पे चीज़ें इस तरह से आपको चेक करनी है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, पीसीएच और एसओसी, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको ये चेक करना है और इनमें खराबी है तो मदरबोर्ड फंसता जाता है। क्यों फंसता है, समझ में आ गई कहानी। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, नॉर्थ ब्रिज मतलब मेमोरी कंट्रोलर हब, साउथ ब्रिज मतलब आईओ कंट्रोलर, आईओ उसके साथ जो कम्युनिकेशन इसी का होता है। तो इस तरह से ये कुछ आईसीज होती हैं, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, पीसीएस, एसओसी। इन आईसीओ को अच्छे से चेक करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हीट अप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो रही हैं, इनके जो ऊपर के कंडेंसर से 0 पे जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि फिर मदरबोर्ड में क्या होती है, कहानी उलझती जाती है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी एक मदरबोर्ड आता है और अगर नॉर्थ ब्रिज खराब दिख रही है, साउथ ब्रिज खराब दिख रही है, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होते हैं, पर होता है, ऐसा नहीं कि खराब नहीं होते। तो सबसे पहले आप एलडीओ चेक कर लीजिए, उस पर आप ये चेक कर लीजिए सीपीयू, अगर लैपटॉप मदरबोर्ड इसका डेस्कटॉप का है, सीपीयू सर्किट को चेक करिए, रैम को चेक करिए, ग्राफिक्स को चेक करिए, वीटीटी को चेक करिए, ये तो नॉर्मल हो गए। अगर इनकी कोई कॉइल शॉर्ट मार रही है ग्राफिक्स की छोड़ के, तो मतलब क्या उस एरिया में दिक्कत है, शॉर्ट है, ऑन करते ही बंद होगा, या ऑन करते ही डिस्प्ले या ऑन होने की दिक्कत आएगी। इसके अलावा डाटा लेवल, क्लॉक लेवल, मैंने आपको कल बताया था, रोम को फ्लैश करना, आईओ पर चेक करना। इसके बाद जो आईसीयाँ बचती हैं वो क्या बचती हैं, आईओ बचती है और क्लॉक आईसी बचती है। ये 2 आईसीओ पर हम कल डिस्कशन और करेंगे। ठीक है, इसके बाद लैपटॉप पे क्या एक्स्ट्रा आईसी हो जाएगी, लैपटॉप पे हो जाएगी चार्जिंग आईसी, 3 और 5 वोल्ट की आईसी, ये बता चुका हूँ क्या मैं, 3 और 5 वोल्ट का पूरा फंडा। चार्जिंग आईसी 3 और 5 की आईसी, एलडीओ उसी से बनेगा। इसके अलावा और क्या क्या आएगा उसमें, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्ड, पीसीएच वाले मदरबोर्ड, आज मैंने सब समझा दिया, चेकिंग ऐसी होगी, और एसओसी, और उसमें भी क्या होगा, क्लॉक जनरेटर और आईओ। ये आईओ बहुत इंपॉर्टेंट, आईओ को डिटेल में समझना, रोम आईसी, रोम को फ्लैश करना। तो इतनी चीज़ें आपको लैपटॉप में और डेस्कटॉप में आना चाहिए। कोई भी लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है, तो सीक्वेंस आपको नहीं भूलना है। अगर आप सीक्वेंस भूल गए तो फिर कहानी खत्म होती है। ठीक है, देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम आपको, बहुत कम प्रॉब्लम आपको मिलेंगी नॉर्थ ब्रिज की और साउथ ब्रिज, ये कम प्रॉब्लम वाली होती है। ठीक है, इनमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है, एसओसी लगा है तो भी इसमें, पीसीएच लगा है तो भी इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगा। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे आईओ भी कम, मतलब लेकिन होती खराब। इससे पहले क्या क्या चीज़ें खराब होती हैं, इसके पहले जो सीपीयू सेक्शन होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, सबसे ज़्यादा वीआरएम सेक्शन, रैम सेक्शन, उसके बाद ये 2 सेक्शन सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। इसके बाद कंडेंसर्स, इसके बहुत पुराना मदरबोर्ड है, कनेक्टर्स इसके फूलते हैं। इसके बाद जाती है कि आपकी रोम और आईओ पे जाना है। इनके बाद आपको कहाँ जाना है, इनके बाद जाना है फिर ब्रिजेस, क्लॉक पे जाने के बाद फिर नहीं, रेयर ऑफ रेस्ट, बहुत प्रोटेक्शन होता है। अब इस तरह की गलती आप कर दो कि पिने जोड़ दो, इनकी उधर दिखा, पिने जोड़ दो, इस तरह की दिक्कतें करो तो बात अलग है, अदरवाइज ये क्या होती है, ऐसी दिक्कत नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये मदरबोर्ड आता है, एक बार अच्छे से साफ़ सफाई करिए, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको जब साफ कराएंगे, रैम सीपीयू भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं। वो तो नॉर्मल, जब मदरबोर्ड आपके पास कोई लाएगा, दुकानों से आएगा तो नॉर्मल सब चेक करके लाते हैं। उसके बाद आपको सारे सेक्शन स्टेप बाय स्टेप क्या करने, चेक करने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए एक मदरबोर्ड चालू करके इसको चेक कर लेते हैं, किस तरह से हमें चेक करना है। चालू करो, एक बार बता चुका हूँ ना पूरा बोर्ड। इमरान आ गई, एसओसी समझ में आ गई, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, एसओसी, तीनों चीज़ें क्लियर है। वो ले आओ, डीबग कार्ड ले आओ, इससे चलाना पड़ेगा।
लीवर का दिया है। लो ये जब तक तुम चेक करो इसको। ये हमारे स्टूडेंट अमित इसको चेक करेंगे, बोल्ट सप्लाई सारी। रैम लगाओ, नहीं लगा रहे, जल्दी करो। तो इसको ये चेक करने जा रहे हैं पूरा। अरे क्या बोलते हो उसको, ये लगाइए। DSLR इसके अलावा रैम स्लॉट भी पढ़ाने हैं, DDR1, DDR2, DDR3। इस पे अलग अलग तरह के वोल्टेज आते हैं, किस पिन पे कितने वोल्टेज आते हैं, DDR1 पे कहाँ आएगा, DDR2 पे कहाँ आएगा, DDR3 पे कहाँ आएगा, वो सारे अलग अलग कट्स पिन्स वोल्टेज देखने हैं, ठीक है। वही हम इसको देखते हैं। अब जैसे आप लगाते हैं, चलो बताओ इसमें LDO बना कि नहीं, सबसे पहले बताओ। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, एक मिनट रुकना। जैसे हमने इसको लगाया और इसको लगाया और लगाते ही इस पे 12 वोल्ट इस पे दिखाने लगे, 5 वोल्ट अपने आप बन जाए, तो भी समझ लो मदरबोर्ड में कहीं बहुत तगड़ी शॉर्टिंग है, जो वोल्टेज क्या हो रहा है अपने आप बन रहा है। शॉर्टिंग है या कोई कंपोनेंट क्या है ख़राब है। देखिए ये आ गया, इसमें LDO बन गया होगा। ऑन ऑफ पे चेक करो। ये देखिए ये LDO वोल्टेज बन गया। चेक करो, नहीं आ रहा। ग्राउंड नहीं ले पाया। इस पे लगा लो। पंखा कम किया है क्या? तुमने कर लिया जो जो बताया था अभी? क्या क्या किया? हाँ ये LDO वोल्टेज बिना ऑन किए वहाँ पे वोल्टेज मिला। और कहाँ मिलेगा बिना ऑन किए? रोम की 8 नंबर। रोम की 8 नंबर पिन। भाई जूम करना। रोम ही नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। 1 मिनट से रुको। ढूंढो जल्दी। ये बोर्ड अलग दिखाओ, ये अलग दिखाओ, तो क्या समझ आएगा? 2 जगह वोल्टेज आ गए। यस सर। कहाँ कहाँ है? ऑन करते ही बिना ऑन किए, मतलब पावर लगाए हैं। आयो के आसपास चेक करो। आयो पे तो चेक किया। रोम है वो रूम है, इसी पे चेक कर लिया। अब आयो पे इतना क्यों घबरा जाते हो ऑनलाइन? ये कितना आ रहा है? कम हाँ कम ही आएगा। 1.84। ये देखिए आगे वोल्टेज। ये आपके लगाते ही LDO वोल्टेज यहाँ आपको मिलने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी बैटरी पे तो 3 वोल्ट ऑलवेज होगा ही होगा, ठीक है। अब बिना ऑन किए इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा SMPS पे आप देखिए कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको वोल्टेज। ये पावर ऑन पे मिलेगा, यहाँ लगाओ ग्रीन पे। 5 वोल्ट ये मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा स्टैंड बाय। वो लगाओ। किस पे मिला वो तो बताओ। स्टैंड बाय। कौन सा कलर है? पर्पल। ठीक है, अगला करो। ऑन कर लेते हैं सर। हाँ इतना क्लियर। अब ऑन करिए। DSO लगा लिए। ये मोबाइल ऑपरेट कर। कहाँ चले जाते हैं लड़के यार पूरे के पूरे। ज़्यादा समझ में आती है क्या स्वामी तेरे को? एक मिनट हाँ चलो। CPU चेक कर, CPU वोल्टेज दिखाओ। DRM वोल्टेज। आराम से करना, टच मत कर देना इसको। तो यहाँ रखो तब तो कोई मतलब है। ये प्राइमरी मॉसफेट से 12 वोल्ट। ये सेकेंडरी से 1.34। CPU पे कितना जा रहा है? 1.3। 1.3। ये देखिए, ठीक है। रैम पे दिखाइए। ये रैम की मॉसफेट लगी होती है। ये 5 वोल्ट इन है। आराम से करना, टच मत कर देना गेट और वो सब। वो गेट टच किया तुमने अभी। चलो सोर्स दिखाओ।
ये सोर्स कौन सी रैम 1.8 दिखा रहा है, ये कौन सी रैम? DDR2। DDR2। इतना क्लियर? यस। अब इसको खोला नहीं, पीछे तो चेक होगा नहीं है, ठीक है। अब और क्या चेक कराओगे? बंद कैसे हो गया? ये तो ऑन हो जाता है ना, ज़बरदस्ती क्यों ऑन रखा है इसको? वहाँ से ऑन करो। करने दिया वो तक नहीं पा रहा। ज़बरदस्ती मत ऑन किया करो मदरबोर्डों को, तुम लोग सीधा यहाँ से ऑन कर देते हो, वहाँ से करो ना जब ऑप्शन चल रहा है तो। इतना क्लियर? कीबोर्ड पे माउस पे दिखाओ। ये 5 वोल्ट PS2 पे, उसके बाद ये USB पे। अब आयो के साथ कौन सी नंबर की पिन कनेक्ट थी? डाटा क्लॉक किस पे आना था? इस पे ये आयो के साथ क्या था? पिन नंबर यहाँ पे पिन नंबर 5 है और आयो की पिन नंबर 62। फिर ये क्या दिखा रही थी? क्लॉक दिखा रही थी। इस पे कौन सी नंबर की पिन थी? 5 नंबर की पिन, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं इसको। इतना करो और चेक करें। पकड़ भैया, पकड़, ऐसे ही रखना। चेक कराओ ना बाकी वोल्टेज। बाकी तो सर ये नहीं लिखे, मुझे तो VTT करा देता हूँ। वो दो, ग्राउंड दो, ग्राउंड। ग्राउंड इधर दो। पाँच नंबर पे रखना इसको कीबोर्ड के। इधर देखा 5 नंबर। रख दिया? सही से रखो। सही से रखा है। चलो ठीक है। इस पे दिखाओ आप, इन पे कॉइल्स पे दिखाओ। ये है कॉइल्स, ये देखिए कॉइल्स पे एक तरफ, एक मिनट, दूसरी तरफ है ये, एक तरफ डिस्टरबेंस है और दूसरी तरफ बोल्ट पे हो रहा है, ठीक। तो सारी कॉइलों पर ऐसे ही काम होना है, ठीक। बंद हो गया। चलाओ फिर से स्विच। लाइट आ रही है इसमें? हाँ, बोर्ड की लाइट आ रही है। बंद करना एक बार पावर। आ गई लाइट? करा दिया, क्लॉक डाटा करा दिया। क्लॉक डाटा। अब रूम के 1 नंबर पिन पे चेक करो, आराम से रखना। उनकी 1 नंबर पिन पे। आराम से रखना, आराम से। 1 नंबर है। हाँ, ये देखिए, ये रूम लगातार क्या करेगी? सही से रखो, फिर चला गया। आराम से रखो, टच मत कर देना। ये देखा? अब 2 नंबर पे रखो। सही से रख, टच मत कर देना 2-3 को। ये दिखा? यस सर। अब जाओ 6 नंबर पे, क्लॉक दिखाओ। 6 नंबर, 3 पे कुछ नहीं, 6 पे जाओ। 3 4 5 6। सही से रखो। सही से रखो। सही नहीं आ रहा, टच नहीं हो रहा हो, बाहर चला गया।
सही लगाओ, फिट नहीं हो पा रहा सही से। इधर दिखा दो, हाँ तो रख, सही से लगाओ, वॉक सही करो, सही लगाओ। ठीक है, इसे क्लॉक देखना चाहिए। ये आपका रोम पे तीनों 1 2 3 इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, अब आपको इसके बाद आपका DSO क्लियर हुआ। अब आपके इससे सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं। ठीक, अब इसको बंद करते हैं, बंद कर दो। ये फैन के स्क्रू ये सही से नहीं कसे हैं क्या? इसलिए बंद हो रहा है। तो ये आपको इस तरह से सारी चीज़ें इसमें देखना आना चाहिए। ठीक, अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्ले की समस्या, हैंग की समस्या, रीसेट की समस्या, ये समस्याएं आने ही आना है। तो अभी हमने मदरबोर्ड पे क्या क्या चेक करा? सबसे पहले CPU के वोल्टेज चेक कर लिए, रैम के वोल्टेज चेक कर लिए, रोम चेक कर लिए, LDO चेक कर लिया। अब ये दोनों ठीक है, गर्म नहीं हो रही है। नॉर्थ ब्रिज चेक करना होता है, साउथ ब्रिज चेक करना होता है, IO चेक करना होता है और क्लॉक जनरेटर IC को भी चेक करना होता है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें नॉर्मल चेक करना आना चाहिए। और डेटा लेवल पे DSO लगा के आपको रोम IO वगैरह पर कहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो चेक कर लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपका 3rd 4th जो भी वीडियो था इस तरह से हम लोग इसमें कराते हैं। कल की सारी क्लासेस में, कल अगली क्लास में जो है कल हम इसमें और क्या बचा है? क्लॉक समझाने की, क्लॉक क्लियर करा दी थी। क्लॉक IC और IO IC को क्लियर कराऊंगा और फिर मंडे से आपका लैपटॉप के जितनी ICs के सेक्शन है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपका इसमें, इसके करीब 15-20 फॉल्ट में अलग से लिखवा दूंगा। अभी बोलो तो अभी एक बार लिखवा ही देता हूँ। फॉल्ट क्या क्या आएंगे? अगर हम कार्ड लेवल की बात करेंगे, कार्ड लेवल पे क्या क्या फॉल्ट आते हैं? कार्ड लेवल पे क्या क्या फॉल्ट आएगा? आप लोगों ने काम किया ना कार्ड लेवल पे। इमरान, आप कितने साल से काम कर रहे हो हार्डवेयर का? कार्ड लेवल पे सर जैसे कि 20 साल हो गए। तो कार्ड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम देखी वो बताइए। तू भी 10-5 साल से तो कर ही रहा है। हाँ, कार्ड लेवल पे क्या क्या फॉल्ट करते थे? सर कार्ड लेवल पे सर जैसे रैम बदल दी, CPU बदल दिया, बायोस बैटरी बदल दी, डस्टिंग कर दी, कंडेंसर भी नहीं बदला होगा। ये हो गया आपका, हाँ केबल्स हो गई, फैन हो गया, बाकी अपना फिर अगर उसमें जाएगा तो SMPS कभी SMPS तो बदलोगे ही। ये कार्ड लेवल हो गया। चिप लेवल पे जाते थे तो क्या करते थे? अब हमने क्या क्या किया? सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, कंपोनेंट्स निकालना लगाना किया, उसके बाद हम आ गए इस पर। ठीक, तो सबसे पहले CPU का फैन चलकर बंद हो रहा है। CPU का फैन चलकर क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 12 वोल्ट शॉर्ट हो सकता है। 12 वोल्ट में क्या क्या शॉर्ट हो सकता है? 12 वोल्ट में क्या क्या शॉर्ट हो सकता है? तो 12 वोल्ट में जैसे VRM, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट और रैम। अरे यार VRM में तुम रैम घुसा रहे हो। क्लॉक IC, VRM IC, इसके अलावा जो चिप टाइप कैपेसिटर्स हैं ये जो लगे ये खराब हो सकते हैं। ये प्राइमरी मॉसफेट खराब हो सकते हैं, कैपेसिटर्स खराब हो सकते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स खराब हो सकते हैं। इतनी चीज़ें इसमें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा आपका CPU खराब हो सकता है, CPU के पिंस टेढ़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरह की दिक्कत। तो पहली तो शॉर्टिंग समझ में आएगी। अब CPU हीट नहीं हो रहा है, CPU हीट नहीं हो रहा बट शॉर्टिंग नहीं है, मतलब यहाँ से आप वोल्टेज चल ही नहीं रहे। तो ये जो VRM IC रेगुलेटिंग ICs होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। IO को एक बार ट्राई कर लो, इनको आप बदलो, ज़्यादातर ये ख़राब होती है। ठीक है, इनको, और इनमें ही छोटी वाली IC, ठीक है, ये इसके कारण क्या होता है? हीटिंग। तो इसको बदलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया, आप चिप लेवल पे घुस गए। दूसरी कंडीशन, रैम पर वोल्टेज क्या है? नहीं निकल रहा। तो रैम पर मॉसफेट 3 मॉसफेट हो सकते हैं, 2 मॉसफेट हो सकते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट या 3 वोल्ट जो भी है, यहाँ से जाकर फिर कहाँ जा रहा है? यहाँ। और ये फिर क्या हो रहा है? यहाँ से 1.8, 1.5, 1.2, 2.5, 1.1, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस क्या हो सकते हैं? आउट हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या चेक करना है? कंडेंसर फूले फटे तो नहीं, तो सारे कंडेंसर चेंज करने, चेक करने। कनेक्टर्स, मेन कीबोर्ड कनेक्टर, माउस कनेक्टर, है ना, और आपका
ये USB नहीं यार, USB के अलावा ये लैन कनेक्टर। कार्ड लेवल में आप लोगों ने एक चीज़ और करी होगी कि बायोस पे जाकर बूट सीक्वेंस बदले होंगे, बायोस को रीसेट किया होगा, ऑडियो डिसेबल हो गया तो इनेबल किया, लैन इनेबल हो डिसेबल हो गया तो इनेबल किया, बायोस बैटरी ख़त्म हो गई तो डेट टाइम की दिक्कत। इसके अलावा कुछ मदरबोर्डों पे ये जंपर हटा के ऑन हो जाता है, कुछ मदरबोर्डों पे जंपर नहीं हो तो ऑन नहीं होता, बैटरी डेड हो जाती है। ये आपने कार्ड लेवल पे किया होगा। तो ये हो गई दूसरी फॉल्ट, रैम की फॉल्ट। तीसरी फॉल्ट क्या हुआ है, तीसरा कंडेंसर हो गया। चौथा फॉल्ट क्या आएगा इसमें, और पांचवा फॉल्ट और क्या आएगा। इसके बाद फिर फंसने वाले फॉल्ट आते हैं, क्योंकि रोम का फ्लैशर होता नहीं, रोम में फंसते हैं। तो रोम को ऑन हो रहा है, सारे वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा, सब कुछ प्रॉपर है। तो एक बार रोम को क्या कर दो, फ्लैश। कल बताया था मैंने फ्लैश करना। इसके अलावा रोम भी कर ली, फिर आयो आखिरी में ट्राई कर लो, शॉर्ट कर लो, बदल के, शॉर्ट बोल रहा हूँ, बदल के देख लो। आयो और रोम को कल चेक करना बताऊंगा। इसके अलावा क्लॉक आईसी को क्या कर लो, चेक कर लो, क्लॉक का क्रिस्टल चेक कर लो। अब ये क्या होता है, कई बार मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा, यहाँ से हमने उसको ज़बरदस्ती ऑन किया, डिस्प्ले आ रहा तो ऐसे ही चलने देते हैं। कई बार क्या होता है, ये क्रिस्टल जो इसको शॉर्ट करोगे तो मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और डिस्प्ले भी देगा। तो ये क्रिस्टल क्या कर दो, बदल दो। ये भी एक दिक्कत आती, तो ये आप लोगों ने नहीं किया होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, अगली फॉल्ट क्या हो सकती है इसमें, रोम हो गई, आयो हो गई, क्लॉक हो गई। फिर इसके बाद आपका नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज पर आपको जाना है। तो ये मदरबोर्ड के कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको आपको देखा। एक और आपने कार्ड लेवल पे किया होगा कि मदरबोर्ड देखा, अब मदरबोर्ड के हिसाब से रैम और सीपीयू क्या है, नहीं लगाए तो भी डिस्प्ले नहीं आता। तो उसकी कंपेटिबिलिटी आप क्या करते हो, नेट पे देखते हो कि कितना सपोर्ट है, या इसके मैनुअल में बता देगा कि DDR2 DDR3 क्या रैम। बाकी रैम तो आप यहाँ से भी देख के पहचान लोगे कि यहाँ पर 1.8 लिखा है, 1. ये भी नहीं पता था, ये पता था, ये पता था कि यहाँ पर 1.8 लगा है तो DDR1 है ना। बाकी कार्ड लेवल वालों को कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पर जो लिखा होता है ना, दिख रहा है 1.8, तो ये 1.8 है तो DDR2, 1.5 है तो DDR3 और 1.2 है तो DDR4 इस तरह से, और L है तो DDR3 में DDR3 तो 1.35। तो ये देखना आना चाहिए। इसके अलावा इसके किन पिन पर कहाँ कहाँ वोल्टेज आता है वो दिक्कत होती है। इसके अलावा जैसे रैम पर कम वोल्ट आ रहा है, सीपीयू पर भी कम वोल्ट आ रहा है, एक साथ कम आ रहा है तो दिक्कत वाला मामला है। लेकिन रैम पे ओके, सीपीयू पे कम वोल्ट बना रहा है, रैम 1.8 मांग रही है और ये बना रहा है 1.5 1.6 इस तरह का कम वोल्टेज आ रहा है। तो इसका जो फिल्टर हो इसको चेक कर लीजिए, ये भी फुल फट सकता है, क्योंकि जो मॉसफेट है या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। इसी तरह से सीपीयू का मॉसफेट या तो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर इस पे जैसे रिक्वायरमेंट है 1.8 वोल्ट और यहाँ बन रहा है 1.2 वोल्ट या 1.3 वोल्ट, तो ये कंडेंसर्स क्या हो सकते हैं, यहाँ के फूले फटे हो सकते हैं। तो इनको चेक करना है, इनके कारण भी इसमें कम वोल्टेज आ रहा होगा। एक और प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की होगी कि सीपीयू उल्टा लगा दिया और कहानी खत्म होगी, पूरा बॉडी टाइट हो जाएगा, ये पूरे पिन जल जाएंगे, है ना। ये कई बार गलती हड़बड़ी में या गलत रख के दबा दिया, बहुत मूर्खता वाले काम स्टार्टिंग में होते हैं, बाद में नहीं होते। तो इस कारण भी क्या होती है, बहुत दिक्कत आती है। सबसे होता है, कई लोग गलती कर देते हैं। एक और दिक्कत आती थी DDR1 के टाइम और DDR2 के टाइम, रैम क्या करते थे, उल्टी लगा देते थे, मतलब और एक तरफ से दबा के ऑन कर देते थे। कई बार तो मदरबोर्ड बच जाता था और कई बार क्या होता था, स्लॉट ही जल जाता था और ये मॉसफेट भी साथ में क्या हो जाते थे। तो ये एक दिक्कत आती थी इन दोनों को उल्टा लगाने में। एक और गलती करता आदमी, क्या देखिए कंडेंसर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, ये माइनस के लिए ऐसे पुता, यहाँ प्लस है, ठीक है, देखो प्लस लिखा है और माइनस लिखा है। किसी किसी मदरबोर्ड में पूरे में उल्टा ही चलता है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो उसमें भी गलती होती है कि जब आप निकालो तो पूरे मदरबोर्ड का वो पढ़ लो कि कोर मतलब ये किस तरह से बना हुआ है। कई बार ये गलत छप जाता है और उल्टा ही लगा के क्या होता है, पूरा वो सही चलता, तो वो भी देखना है। बाकी ज़्यादातर ब्रांडेड कंपनीज, अच्छी कंपनीज में ऐसी गलतियाँ नहीं होती कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह देखिए प्लस और माइनस सब बना हुआ है। लेकिन कुछ मदरबोर्डों में ऐसी दिक्कत आती है। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ, अगर अपने को मिल जाता है, ये देखिए ये वाइट पुता हुआ है, ये वाइट पुता है, यहाँ माइनस है, देखिए उल्टा लगा है, दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, अगर ये दोनों निकाल दिया आपने और बाकी पे ध्यान नहीं दिया कि मतलब इसकी टेंडेंसी ही ऐसी है, तो आप ये दोनों अगर फूले दिखे और आपने ध्यान नहीं दिया उस समय, तो आप जब लगाने जाएगा या आपने निकाला या ये लगाने जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको तो बेस क्लियर है, माइनस इधर दिख रहा है, ये क्या करेगा, उल्टा लगा देगा। ये एक्चुअली ने बनाते समय उल्टा करके वो कर दिया, वैसा बन वैसा गया। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको ध्यान रखिए।
अब जैसे ही उल्टा लगाओगे फट से इसकी टोपी क्या हो जाएगी, प्रिंटिंग गलत हो गई होगी। हाँ, तो ये क्या होगा, टोपी उड़ेगी। वो जैसे आप लोगों ने उस दिन एसएमपीएस रिपेयर किया और एसएमपीएस सीधे कहाँ रख दिया, इस पे रख दिया पीसीबी को, क्या हुआ, पूरे कंडेंसर फूट गए, फिर वो एसएमपीएस बना ही नहीं। इसके अलावा जितने एसएमपीएस आप बिना छिड़े लाए, सामने क्या हुए, कितने एसएमपीएस बनाए, 5 से 6 एसएमपीएस। आपने कितने बनाए, 10 ही बना दी। तो ये चीजें होती हैं कि अगर कहीं से छिड़ा, अब आपका मदरबोर्ड है पूरे भोपाल से छिड़ के आया है, तो क्या होगा, नहीं बन पाएगा। क्या क्या उसमें से नोचा गया होगा, रोम आईसी नोच दी गई होगी, क्लॉट निकाल लेते हैं, है ना। तो मेन चीजें क्या कर देंगे, आईसी या रोम को नोच खाया। इसके अलावा मॉसफेट आयो है और वीआरएम आईसीज हैं। तो इस तरह से क्या होती है, चीजें खराब होती चली जाती हैं। या उनने निकाला और देखा सही है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो हो सकता है लगाया ही नहीं, फेंक दिया। तो अगर छिड़ा हुआ मदरबोर्ड नहीं है तो 99% क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है। 99 ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी 90% क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और लैपटॉप हम कोशिश करते हैं कि 99% रिपेयर करें। क्यों, क्योंकि लैपटॉप में ऐसी कोई चीज़ या इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो बनी नहीं। कारण क्या होता है कि जैसे इसमें अगर सामने वाला 300-400 रुपये ज़्यादा नहीं दे रहा पहले, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन लैपटॉप में तो क्या करते हैं, आखिरी सांस तक क्या करते हैं, उसमें हम लोग लड़ाई करते हैं। अब एसओसी खराब है, एसओसी हम लेने जा रहे हैं 6,000 रुपये की, और मदरबोर्ड ही 7,000 के आसपास, 8,000 के आसपास, 7,500, तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि नया क्या कर दें, मदरबोर्ड लगाते हैं। और पुराने मदरबोर्ड के कस्टमर को कुछ पैसे दे दे, या कस्टमर को ही मदरबोर्ड। हम लोग ईमानदारी से काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स का काम है, पढ़ाने का काम है। तो अगर कस्टमर 1,000-1,500 मदरबोर्ड के देता, तो मदरबोर्ड भी अपने काम का है, काफ़ी चीज़ें उसमें क्या हो जाएंगी, अपने को यूज़ में आ जाएंगी। तो घाटा कहीं नहीं होता अगर आप एक कवाड़ी वाले के यहाँ से भी ले रहे हो तो भी आप। लेकिन हाँ, अब कहीं ऐसी जगह से आया है जहाँ पर 100 लैपटॉप रोज रिपेयर हो रहे थे, 50 महीने के, और उनके पास वो मदरबोर्ड क्या है बिल्कुल ख़त्म करके उनने कवाड़ी को दिया, तो फिर वैसा मदरबोर्ड लेने का कोई मतलब नहीं होता। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। एक और दिक्कत, तुम चिप वालों लेवल, कार्ड लेवल वालों का, फैन क्या करते हो, सही से नहीं लगाते हो, फिट सही नहीं होता, तो इसके कारण हैंग होगा, रीसेट होगा, शट डाउन होगा। अब इस फैन की कहानी बताता हूँ। अब फैन पर बायोस में एक ऑप्शन होता है कि इतने टेम्परेचर तक क्या होगा, चलेगा, और बायोस में एक टेम्परेचर सेट कर दिया आपने कि इसके बाद बायोस इसको शट डाउन कर दे। तो अब आपके पास कस्टमर प्रॉब्लम लेके आया कि मेरा कंप्यूटर 1-2 मिनट बाद क्या हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पहुँचा और बायोस ने इसको क्या किया, शट डाउन किया। तो इसको सही से लगाना है बायोस वाला। अगर गर्मियों में वो ऑप्शन बंद मत करना, नहीं तो मदरबोर्ड सहित क्या होता है, उड़ जाता है। एक और जो सर्वर वाले मदरबोर्ड में प्रॉब्लम देखी होगी, अगर आप गए होंगे सर्वर में, तो जब तक चेचिस का कवर बाहर है तब तक भी वो क्या करेगी, बायोस ऑन होने नहीं देगी, वो एरर मार देगी, डिस्प्ले दे देगी, बोल देगी चेचिस कवर इज ओपन, आप इसको क्या करिए, पैक करिए। या ऐसी बायोस में एक ऑप्शन और होते हैं क्या, कि उसके फैन के कनेक्टर नहीं लगे हो तो भी वो एरर देना चालू कर देती है। तो ये चीज़ें आपने कार्ड लेवल में की होंगी। बाकी नेटवर्किंग में आपने जब कैफ़े वगैरह में काम किया होगा तो बहुत सारे फॉल्ट देखे होंगे, कनेक्टर के फॉल्ट, केबल के फॉल्ट, स्विच का फॉल्ट और कॉन्फ़िगरेशन का फॉल्ट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स की सेटिंग का फॉल्ट, आईपी एड्रेस का फॉल्ट, डीएनएस एड्रेस का फॉल्ट, गेटवे, तो बहुत सारी चीज़ें आपने नेटवर्किंग में। और नेटवर्किंग में भी आप लोगों ने ज़्यादातर कैफ़े के नेटवर्क, स्कूल कॉलेज के छोटे मोटे नेटवर्कों में काम किया। तो इनमें क्या क्या, केबल हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वायरस हो गया, कनेक्टर हो गया, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और वहाँ पर चलाना क्या होता है, इंटरनेट, ठीक है, ये नॉर्मल नेटवर्किंग। इसके बाद जब ऊपर जाते हैं आप, तो फिर आप क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर बनाना है, लाइनक्स में स्क्विड सर्वर बनाना है, कि अगर 5,000 मशीन, सॉरी 5,000 बोल रहा हूँ, 200-300 मशीनें कनेक्टेड है, लिनक्स का सर्वर बनाया, क्लाइंट पर सिर्फ क्या हो, हम क्लाइंट पर 200 MB तक ही क्या कर रहे हैं, हमें अलाउ करना है कि 100 MB तक ही क्या हो, वो डाउनलोडिंग या कुछ भी कर पाए। हम वेलगर वेबसाइट है उसके लिए क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये स्क्विड सर्वर पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, या प्रॉक्सी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट में जो भी दिया वहाँ पर ये करते हैं। इसके अलावा यूज़र की इंफॉर्मेशन आ जाए। अब हमने स्क्विड सर्वर पर टाइम सेट किया कि वहाँ पर लंच आवर्स है 9:30 to 10:30, तो 9:30 to 10:30 ही क्लाइंट को इंटरनेट क्या होगा, मिलेगा। तो इस तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन ये आप लोगों ने नहीं किए होंगे। ये एडवांस नहीं, नॉर्मल लेवल के बाद की जो नेटवर्किंग है ये। इसके बाद एडवांस लेवल पर फिर सिक्योरिटी आ जाती है कि कोई एक्सेस ना कर पाए, एंट्री करते ही उसकी लॉग फाइल जनरेट हो जाती है। ये सब चीज़ें फिर एडवांस नेटवर्किंग में आती जाती हैं। फिर रूटर स्विचेस से आपको कभी पाला नहीं पड़ा होगा, रूटर क्या है, स्विच क्या है, वो भी आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप ये कार्ड लेवल कर रहे हो, चिप लेवल करें,
चिप लेवल को अच्छे से करने के बाद जैसे नेटवर्क में आगे बढ़ना है तो नेटवर्क पे फिर एक आध लाइनिक्स वगैरह पर क्या CCNA CCNP वगैरह पर भी आगे बढ़ सकते हैं। जिनको CCNA नहीं आता वो बोलेंगे CCNA करके क्या फायदा, एग्जाम की फीस अलग, NP की फीस। अरे भैया डॉक्टरी करने जा रहे हो, 20 लाख 30 लाख रुपए तो क्या होगा, खर्च हो गई ना, कोई मजाक हो रहा है क्या। तो CCNA की भी लगेगी फीस, CCNP की भी लगेगी फीस, हर चीज़ की फीस क्या होगी, लगती है। तो वो चीज़ हैवी चीज़ें होती हैं और अच्छे लोग उसको, पढ़े लिखे लोग इसको समझ पाते हैं कि चीज़ें क्या है। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और क्लासेस के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, CCNA, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। CCNA CCNP के भी एडवांस बैचेस चालू होने वाले हैं, लाइनेक्स के भी एडवांस बैचेस, नेटवर्किंग सबके बैचेस अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मई से नए बैचेस स्टार्ट होंगे। तो किसी भी तरह का कोर्स करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल जोन 1 MP नगर से सेशन था। कल के सेशन में हम लैपटॉप की ICs पर काम करना चालू करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।